गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवृत्ता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत कम्युनिकेशन से संबंधित कम्युनिकेशन प्रक्रिया के तत्व, कौन कौन से तत्व हैं जिसके माध्यम से हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस संपन्न होती है, आज हम उसकी स्टडी करते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। अब संप्रेषण प्रक्रिया के ये तत्व हैं। अब इसमें सबसे पहला तत्व है हमारा संदर्भ संप्रेषण संदर्भ। अब ये जो संप्रेषण के संदर्भ है, वो संप्रेषण के संदर्भ ऐसे स्कूली अगर हम देखते हैं तो ये संप्रेषण के जो संदर्भ है वो 3 प्रकार के हैं। अब इसमें सबसे पहला है, ये सबसे पहला हमारा संप्रेषण संदर्भ है, पहला तत्व। इसमें भौतिक संदर्भ, भौतिक संदर्भ। अब भौतिक संदर्भ में जो अगर स्कूली इसके संदर्भ में बात करें, विद्यालय के संदर्भ में, तो भौतिक जो भी तत्व हैं उनमें हमारा आता है विद्यालय भवन, विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, आदि, ये इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा जो हमारा संप्रेषण संदर्भ है, वह है सामाजिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ। इस सामाजिक संदर्भ में हमारे कक्षा और विद्यालय का जो वातावरण है वह इसमें इंक्लूड होता है। कक्षा और विद्यालय वातावरण, ये इस सामाजिक संदर्भ में सम्मिलित किया जाता है। तीसरा हमारा संदर्भ है मनोवैज्ञानिक संदर्भ, से जो है मनोवैज्ञानिक संदर्भ। अब इस मनोवैज्ञानिक संदर्भ में साइकोलॉजिकल बेसिस के आधार पर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें हम औपचारिक एंड जो अनौपचारिक रूप से हम शिक्षण कराते हैं, अनौपचारिक संदर्भ इसके अंतर्गत आता है। अब जो तीसरा इसका संदर्भ है, चौथा मतलब मान लेते हैं हम संदर्भ को, चौथा संदर्भ है
ये है द। चौथा संदर्भ है समय संदर्भ। समय संदर्भ, इस समय संदर्भ के अंतर्गत हम हमारे दिन, अवधि, इसमें दिन, अवधि, भाई कितने घंटे का हमारा स्कूल है या जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कितनी ड्यूरेशन के लिए है, कितने समय तक के लिए है, तो इन सब बातों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इस प्रकार जो संप्रेषण संदर्भ है वो 4 प्रकार के होते हैं: भौतिक संदर्भ, सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ और समय संदर्भ। और इनके आधार पर ही हम संप्रेषण को कंडक्ट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा हमारा एस्पेक्ट है, इसके अंतर्गत आता है संदर्भ, संदेश का स्रोत। अब जो संदेश हम संप्रेषणकर्ता के माध्यम से संप्रेषण प्राप्तकर्ता को भेजेंगे, वो संप्रेषण या जो संदेश के रूप में जाएगा वो उसके कौन कौन से साधन हैं। क्या हम फोन पर बात करें, क्या हम लेटर लिखें, या कोई ईमेल है, या सिंबॉलिक है, मतलब क्या सोर्स है हमारे संप्रेषण के। थर्ड इसके अंतर्गत आता है हमारा संदेश। फिर हम सामने वाले व्यक्ति जो रिसीवर है वो हमारा संदेश किस प्रकार से उसके पास पहुंचेगा, वो संदेश क्या होगा। वो संदेश पहले संदेश के सोर्स, फिर आएगा संदेश। फिर चौथा हमारा एलिमेंट है वह है माध्यम, कि हम किस माध्यम से हमारे संप्रेषण को भेजेंगे। क्या हम टेलीफोन द्वारा भेजेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल करके भेजेंगे, या किसी व्यक्ति को भेजेंगे किसी मैसेज के थ्रू, या लेटर के माध्यम से भेजेंगे, या कुछ सिंबल के माध्यम से भेजेंगे। तो वो माध्यम कौन से हो सकते हैं जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत आते हैं, उन माध्यमों की यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ एलिमेंट जो है वो संकेत या प्रतीक। संकेत या प्रतीक। अब हम जो संदेश भेजेंगे वो संदेश किस रूप में होगा, कौन अक्षर है या कुछ सिंबल है, उसके माध्यम से भेजेंगे। तो ये भी हमारा एक एलिमेंट है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का। नेक्स्ट 6 हमारा एलिमेंट आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग मीन हम संदेश जो है उस संदेश को विभिन्न संकेतों, प्रतीकों, शब्दों के माध्यम से लिखते हैं, वह एनकोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब है जो हमारा रिसीवर है और हमने जब संदेश उसे भेज दिया है, संदेश भेजने के बाद वह रिसीवर इस संदेश को इन संकेतों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से जो हमने उस तक पहुंचाया है उसे पढ़ता है, समझता है, ये डीकोडिंग कहलाता है। फिर आता है हमारा पृष्ठपोषण यानी फीडबैक। पृष्ठपोषण यानी फीडबैक।
द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ लिया है और उसकी प्राप्ति की सूचना या उसका जो प्रत्युत्तर है जो हमारे रिसीवर को प्राप्त हुआ है और वो प्रत्युत्तर हमारे जो कम्युनिकेटर है, संदेश देने वाला व्यक्ति, उस तक अपना फीडबैक भेजेगा कि मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैंने उसे पढ़ लिया है। या अगर लेटर में कुछ ऐसी बात लिखी गई है जिसका आंसर उसे देना है तो वो आंसर भी फीडबैक के अंतर्गत ही काउंट होगा। नेक्स्ट आएगा हमारा 9th है संदेश ग्रहण करता। संदेश ग्रहण करता। संदेश ग्रहण करता यानी ये रिसीवर की ही बात है। फिर रिसीवर फीडबैक के माध्यम से अपना संदेश को पढ़ेगा, समझेगा और जो सेंडर है उसे रिप्लाई भी कर देगा। तो ये ओवरऑल ये सारे संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हैं। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है अब आएगा इसमें ऐड करते हैं हम संप्रेषण के माध्यम। संप्रेषण के माध्यम, अब आगे का इसमें नेक्स्ट टॉपिक ऐड करते हैं। तो संप्रेषण के माध्यम। अब ये जो संप्रेषण के माध्यम है, इन संप्रेषण के माध्यमों के अंतर्गत सबसे पहला जो माध्यम आता है वो आता है हमारा श्रव्य माध्यम। सेकंड आता है हमारा दृश्य माध्यम। नेक्स्ट आता है हमारा श्रव्य दृश्य माध्यम और लास्ट हमारा आता है क्रियात्मक माध्यम। तो ये हमारे संप्रेषण के माध्यम है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर भी और माध्यम इंक्लूड होते हैं। जैसे अब श्रव्य जो साधन है वे कौन कौन से साधन हैं? श्रव्य के अंदर आता है हमारा रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, प्लेयर आदि। ये हमारे क्या है? श्रव्य साधन है। अब हमारे जो दृश्य साधन है, दृश्य साधन में आता है टीवी,
स्ट्रिप, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मैगजीन, मैगजीन आदि। तो ये हमारे क्या है, दृश्य साधन के अंतर्गत है। अब श्रव्य दृश्य साधनों के अंतर्गत आते हैं कंप्यूटर, टीवी, वीडियो आदि। ये हमारे क्या है, दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रियात्मक साधन। तो इसमें हम अन्य व्यक्तियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो संप्रेषण है वो सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे संप्रेषण के माध्यम है, जिसमें हम श्रव्य के माध्यम के अंतर्गत रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, प्लेयर को इंक्लूड करते हैं। दृश्य साधनों में इमेज है, फिल्म स्ट्रिप है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन इत्यादि को हम इंक्लूड करते हैं। श्रव्य दृश्य में हम कंप्यूटर, टीवी, वीडियोस वगैरह को इंक्लूड करते हैं। फिल्म भी इसके अंतर्गत आती है, फिल्म भी है। क्रियात्मक साधनों में हम जो हमारे संप्रेषण का मीडियम है, उसमें हम अपने जो संदेश है उसको हम दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से जो रिसीवर है उस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे हमारे संप्रेषण के माध्यम है। अब नेक्स्ट इसमें है नेक्स्ट इसमें मैं टॉपिक इंक्लूड करती हूँ, वो है कि संप्रेषण को प्रभावी बनाने के उपाय। ये जो हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, उन्हें हम किस तरह से प्रभावी बना सकते हैं। अब उसके लिए संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उपाय। अब इस संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उपाय में सबसे पहला है कि हम छात्रों की संख्या को कम रखें। यानी प्रति कक्षा में जो छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या कम। तभी हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत भेदों के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता या भेद, विभिन्नता के आधार पर
संबोधन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि स्टूडेंट्स की संख्या को क्या किया जाए, कम किया जाए। दूसरा है शिक्षकों की संख्या में अधिकता, शिक्षकों की संख्या अधिक, तभी जो कम्युनिकेशन की हमारी प्रोसेस है वो पूर्ण हो सकेगी और स्टूडेंट और छात्र का जो अनुपात है वो भी एज पर जो कोठारी कमीशन और जो NCF 2005 में कहा गया है उसके अनुसार हो सकेगा, यानी 1:40, जबकि NCF 2005 में 1:30 कहा गया है। उसके बाद है बालकों की रुचियों एवं आवश्यकता के आधार पर शिक्षण। तो कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब हम बालकों की रुचि और आवश्यकता के आधार पर अपनी समग्र शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करेंगे। नेक्स्ट है कि बुद्धि परीक्षण द्वारा बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन एवं छात्रों का वर्गीकरण। इस पॉइंट के अंतर्गत भी क्या है, हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस तभी इफेक्टिव हो सकती है जब हम IQ टेस्ट लेकर के बच्चों का पहले वर्गीकरण करें और इससे भी पहले IQ टेस्ट के द्वारा बच्चों में कितनी बुद्धि लब्धि है, प्रतिभाशाली कितने हैं। तो जब हमको इंडिविजुअल रूप से ये क्लासिफिकेशन के माध्यम से बच्चों की बुद्धि लब्धि का पता होगा तो हम उसी अकॉर्डिंग अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया को संपादित कर सकेंगे और हमारा संप्रेषण इफेक्टिव होगा। इसके पश्चात है कक्षा निर्माण यानी के सेक्शन, यानी जब हम सेक्शन बनाते हैं तो सेक्शन में व्यक्तिक भेदों के आधार पर जो है व्यक्तिक भेदों के आधार पर हम क्या करें, क्लास के सेक्शन करें। प्रतिभाशाली एक क्लास में, पिछड़े हुए एक क्लास में, जैसा कि एज पर हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहें तो उसी आधार पर, या फिर हम एक सेक्शन में कुछ मिश्रित क्लास के सेक्शन का निर्माण करें। प्रतिभाशाली भी हो, पिछड़े हुए औसत सामान्य बच्चे भी हों, पिछड़े हुए भी हो, थोड़े कम स्लो लर्नर भी हो, तो इस तरह से हम क्लास का जो है सेक्शन का निर्माण करें, तभी हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो हमारे शिक्षक हैं, लास्ट पॉइंट है कि शिक्षकों का कार्यभार कम किया जाए। शिक्षकों का कार्यभार कम किया जाए, इसके लिए शिक्षकों को जो अतिरिक्त कार्य दे दिए जाते हैं
और अतिरिक्त कार्यों के बोझ के कारण क्लासरूम में भी शिक्षक प्रॉपर वे में नहीं जा पाते, ना शिक्षण प्रभावी होता है। तो कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए ये जो हमारा शिक्षकों का कार्यकाल है ये कम किया जाए। अब आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। 3 में संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व थे, जिसमें संप्रेषण संदर्भ था सामाजिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक और समय संदर्भ। ठीक है, इसके बाद संदेश के स्रोत, संदेश माध्यम, एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश के माध्यम, तो ये सारे हमारे तत्व थे। नेक्स्ट हमने संप्रेषण के माध्यम पढ़े। संप्रेषण के माध्यम में श्रव्य दृश्य तथा क्रियात्मक साधनों को आज हमने इस वीडियो में स्टडी किया है। नेक्स्ट हमने संप्रेषण की जो ये प्रोसेस है इसको हम किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं क्लासरूम टीचिंग के दौरान। तो इसमें ये समस्त पॉइंट्स हैं, जिसमें स्पेशली क्योंकि संप्रेषण की प्रोसेस कक्षा कक्ष के अंतर्गत संपन्न की जाती है और कक्षा कक्ष के इस प्रक्रिया में, संप्रेषण की इस प्रक्रिया में हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का इम्पॉर्टेंट रोल होता है और शिक्षण शिक्षक के द्वारा और अधिगम स्टूडेंट के द्वारा होता है, तभी संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावी हो सकती है। अब इसके लिए पर्टिकुलर इन 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने इस मैटर को डिस्कस किया है, शिक्षक के संदर्भ में और स्टूडेंट के संदर्भ में। तो स्टूडेंट के संदर्भ में छात्रों की संख्या कम की जाए, बालकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया हो, बालकों की आयु का टेस्ट करके आयु के आधार पर ही हम छात्रों का वर्गीकरण करें, क्लास के जो सेक्शन है वो भी उस अनुसार करके छात्रों को वर्गीकृत करें। तो ये सारे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है उसके पॉइंट्स हैं। और इसमें शिक्षकों की दृष्टि से शिक्षकों की संख्या अधिक की जाए ताकि शिक्षक छात्र अनुपात में इक्वालिटी हो और ये लास्ट शिक्षकों का जो कार्यभार है वो कम किया जा सके। तो आज हमने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया। अब आज का हमारा असाइनमेंट है, इसे प्रभावी बनाने के उपाय बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपका है संप्रेषण के माध्यमों का उल्लेख कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ऐसे असाइनमेंट दिए जाते हैं। इसके साथ एक और असाइनमेंट देता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके आप घर से बाहर नहीं निकलिए, अगर आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए और घर से बाहर निकलते समय फेस पे सदा मास्क लगा के रखिए। लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। और ऐसे कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है तो तुरंत जाकर के आप डॉक्टरी सलाह लें। अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करें या साबुन से बार-बार हाथ धोएं। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आदत कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके लोगों को अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।